दोस्तों, बॉलीवुड के बिग बी कहलाने वाले अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। एक दौर तो ऐसा भी रहा जब वह दिवालिया करार दे दिए गए थे, आपका क्या होगा जनाबे आली, जिसकी वजह से उनकी सालों पुरानी बादशाहत छीन गई थी। उनके ऊपर इतना कर्जा चढ़ चुका था कि उन्हें अपने बंगले प्रतीक्षा को गिरवी रखना पड़ा और बैंक उन पर कर्जा लौटाने का लगातार दबाव बना रहा था। और यह सब हुआ था उनकी बनाई कंपनी ABCL यानी कि अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वजह से, जो कि अपनी जमे जमाई एक्टिंग करियर को छोड़कर बिजनेस में उतर गए थे। शुरुआत में तो इस कंपनी से उन्हें काफी फायदा हुआ, लेकिन अगले ही साल कुछ ऐसा हुआ कि बिग बी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। आखिर क्यों उनकी कंपनी ABCL बुरी तरह से डूब गई और उनके ऊपर भारी कर्जा चढ़ गया, जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, 90 के दशक में बच्चन साहब 50 की उम्र पार कर चुके थे, जिस वजह से उन्हें हीरो का रोल भी मिलना लगभग खत्म सा हो गया था। साइड रोल वो करना नहीं चाहते थे क्योंकि वो सुपरस्टार रह चुके थे। अगर वो साइड रोल करते भी तो उनके फैंस को हजम ना होता और ना ही उनकी महानायक की इमेज को। बिग बी को समझ में आ गया था कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी उन्हें फिल्मों में काम मिलना बंद होने लगेगा, क्योंकि उस वक्त बॉलीवुड के हिसाब से फिल्म में लीड रोल के लिए यंग एक्टर्स की जरूरत होती थी। सो यही सब सोचकर बिग बी ने वही किया जो बाकी के फिल्म स्टार्स फिल्मों को छोड़ने के बाद करते हैं, यानी कि खुद का फिल्म प्रोडक्शन हाउस खुलना। इसलिए बिग बी ने 1995 में एक फिल्म प्रोडक्शन एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोली। इसका नाम रखा अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि ABCL। इस कंपनी को अस्तित्व में लाने वाले बिग बी का यह पहला कॉर्पोरेट वेंचर था। उनका सपना था कि साल 2000 तक इस कंपनी का रेवेन्यू 1000 करोड़ रुपए तक पहुंचाया जाए। इस कंपनी ने सबसे पहले 95 में एक फिल्म टेलीविजन शो बनाया जिसका नाम था देख भाई देख, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। उसके बाद इसी साल यानी 95 में ही ABCL कंपनी ने एक के बाद एक 2 फिल्में हिंदी डब वर्जन में लॉन्च की, जिसमें से एक थी बॉम्बे, जो कि एक तमिल रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इसमें लीड रोल में थे मनीषा कोइराला और अरविंद स्वामी। इसके अलावा दूसरी फिल्म थी सजाए काला पानी, जो कि एक मलयालम फिल्म थी और इसमें लीड रोल में थे मोहनलाल, प्रभु, तब्बू और अमरीश पुरी। और साथ ही साथ एक तेलुगु फिल्म भी बनाई जिसका नाम था गुलाबी। दोस्तों, ABCL को पहले ही साल लगभग 15 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। इसके बाद ABCL ने डिसाइड किया कि वो और अच्छा कंटेंट लोगों को प्रोवाइड करवाएगा ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन हो सके। अब हम आपको उन सभी प्रोजेक्ट से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने ABCL को तगड़ा नुकसान पहुंचाया। यही वजह रही कि अमिताभ बच्चन साहब दिवालिया घोषित हो गए और दरवाजे पर लेनदारों की लाइनें सी लग गई। 1996 में मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइज कराने वाली एक ब्रिटिश कंपनी ने ABCL कंपनी को अप्रोच किया और प्रपोजल रखा कि इस बार भारत में मिस वर्ल्ड का कॉन्टेस्ट रखा जाए। तो ऐसे में बिग बी ने यह सोचकर प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया कि भारत में ऑडियंस को कुछ नया देखने को मिलेगा। सो ये इवेंट जहां लोगों को अट्रैक्ट करेगा तो वहीं इसके लिए स्पॉन्सरशिप भी आसानी से मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, उन्होंने यह नहीं देखा कि उस वक्त तक भारतीय लोग इतने एडवांस वेस्टर्न कल्चर को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी कंपनीज ने इसमें पैसे नहीं लगाए। लेकिन बिग बी तो ठहरे बिग बी, उन्होंने अकेले ही इस इवेंट को भारत में कराने का जिम्मा ले लिया और कंपनी ने इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए कई जगह से लोन भी लिए। साथ ही बेंगलोर में ये कॉन्टेस्ट कराने का फैसला लिया गया और जैसे जैसे इस इवेंट की खबर आम लोगों तक पहुंची, लोगों ने इनमें इंटरेस्ट दिखाने के बजाय इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। जगह जगह इस इवेंट के खिलाफ नारेबाजी होने लग गई। ये प्रोटेस्ट देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि ABCL को मिस वर्ल्ड इवेंट ऑर्गेनाइज कराने वाली टीम को हाई सिक्योरिटी के साथ ईस्ट अफ्रीका में आनन फानन शिफ्ट करना पड़ा। अब इतना सब होने के बाद जिस इवेंट का खर्चा $2 मिलियन था, यानी कि लगभग 15 करोड़ के आसपास आने वाला था, वो बढ़कर सीधा $5 मिलियन हो गया, यानी कि लगभग 35 से 40 करोड़ के आसपास, जिसके लिए अब बिग बी को अपनी पूरी कंपनी दांव पर लगानी पड़ी। लोगों से बहुत भारी मात्रा में कर्ज लेना पड़ा। इसके बाद इवेंट तो हुआ, लेकिन ABCL को इस इवेंट से कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ABCL इस इवेंट के लिए कोई भी स्पॉन्सर नहीं लेकर आ पाई और पूरा का पूरा 40 करोड़ ABCL को ही देना पड़ा। अब ऐसे में बिग बी ने सोचा कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब ऐसी फिल्म बनाएंगे जो सुपर हिट साबित होगी और जो घाटा वो झेल रहे हैं शायद वो रिकवर हो जाएगा। लेकिन एक बार फिर से बिग बी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी
और वो गलती थी सेम ईयर यानी कि 96 में आई फिल्म तेरे मेरे सपने। दोस्तों वो ऐसा दौर था जब बॉलीवुड में अच्छे खासे एक्टर्स आ चुके थे और भले ही सोशल मीडिया आज के जितना एक्टिव नहीं था, लेकिन स्टार्स की अपनी फैन फॉलोइंग थी। फिल्म की कहानी कैसी भी हो, अगर लोगों का फेवरेट एक्टर किसी फिल्म में काम कर रहा है तो लोग फिल्म देखने जरूर जाते थे और फिल्म हिट हो जाया करती थी। यानी फिल्मों में स्टोरी से ज्यादा स्टार्स चलते थे और उस वक्त राजा हिंदुस्तानी, घातक, जीत और अग्निसाक्षी जैसी फिल्में सफल साबित हुई थी, क्योंकि इन फिल्मों में काम करने वाले जो कलाकार थे वो बड़े स्टार्स थे, जैसे कि आमिर खान, जैकी श्रॉफ, सनी देओल वगैरह वगैरह। लेकिन एबीसीएल ने फिल्म तेरे मेरे सपने से न्यू कमर्स को लॉन्च किया, जिसमें अरशद वारसी, चंद्रचूड़ सिंह जैसे एक्टर्स थे। अब इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करने के बाद इन एक्टर्स की लाइफ तो चमक गई, लेकिन ये फिल्म बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई और एबीसीएल को जबरदस्त नुकसान हुआ। इसके बाद एबीसीएल ने डिसाइड किया कि किसी सुपरस्टार को लेकर फिल्म बनाई जाएगी, लेकिन एबीसीएल के पास खुद का सुपरस्टार था और वो थे बिग बी। इसलिए 97 में उन्हें हीरो बनाकर फिल्म बनाई गई, जिसका नाम था मृत्युदाता, और ये फिल्म पिछले फिल्मों की तुलना में बुरी तरह से फ्लॉप रही। इसकी वजह से भी कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। इसके बाद बिग बी ने सोचा कि अब किसी ऐसी फिल्म में पैसे लगाऊंगा जिसमें वेल नोन फिल्म स्टार्स हों। इसलिए उस वक्त यानी कि 97 में ही सुनील शेट्टी, पूजा भट्ट और सोनाली बेंद्रे को लेकर डायरेक्टर दीपक शिवदासानी के भाई फिल्म बना रहे थे और ये सारे चेहरे फैंस के चहेते भी थे। इसलिए एबीसीएल ने इसमें पैसे लगाने की डील दीपक शिवदासानी से कर ली। इस फिल्म के लिए स्टार्स ने काफ़ी मेहनत भी की। फिल्म आधी शूट भी हो गई और आधी बाकी थी। दूसरी तरफ बिग बी के कर्जदार उन्हें पैसे लौटाने के लिए परेशान कर रहे थे, तो बिग बी ने इस फिल्म की शूटिंग को बीच में ही रोकते हुए ये ऐलान किया कि मैं इस फिल्म को प्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ इस फिल्म के लिए एक्ट्रेस ने पूरी मेहनत की थी, सेट पूरा लग चुका था। अब ऐसे में हर कोई टेंशन में आ गया कि फिल्म पूरी कैसे होगी। तो ऐसे में दोस्तों सुनील शेट्टी ने दीपक शिवदासानी से कहा कि पीछे हटना नहीं है, हम ये फिल्म बनाएंगे। और उसके बाद में उन्होंने इस फिल्म में पैसे लगाए, यानी कि सुनील शेट्टी ने फिल्म प्रोड्यूस की और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जिसके बाद बिग बी को इस चीज का काफी पछतावा भी हुआ। और यह भी कहा जाता है कि अगर आज बिग बी इस फिल्म को नहीं छोड़ते तो कंपनी अच्छी खासी चल रही होती और उनका कर्ज भी चुक गया होता। इसके बाद अमित जी ने 98 में फिर से 2 फिल्में बनाई, अजय देवगन और सोनाली बेंद्रे के साथ मेजर साहब। इसके अलावा अरविंद स्वामी और जूही चावला के साथ 7 रंग के सपने, जो कि एक मलयालम फिल्म की रीमेक थी। और पिछली फिल्मों की तरह ये फिल्म भी पर्दे पे कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई। फिल्में फ्लॉप पे फ्लॉप होती जा रही थी, बिग बी पे कर्जा भी बढ़ता जा रहा था। फिर भी बिग बी एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए उन्होंने 98 में बड़ी मियाँ छोटे मियाँ फिल्म की, जो कि एक कॉमेडी फिल्म थी। लेकिन ये फिल्म उतनी भी नहीं चली जितनी उस फिल्म से उम्मीद थी। देखते ही देखते साल आ गया 99 और उन्होंने सूर्यवंशम फिल्म बनाई, जिसमें वो डबल रोल में दिखे। लेकिन ये फिल्म भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और कर्ज दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा था। अब एबीसीएल पूरी तरह से बैंकरप्ट होने के कगार पर थी। कर्जा इतना बढ़ गया था कि जिस बिग बी के घर के बाहर कभी फैंस की लाइन लगती थी, अब वहां पर पैसे मांगने वालों की लाइन लगने लग गई। लोग उन पर पैसे वापस लौटाने के लिए दबाव बना रहे थे। उनकी कंपनी के जो एम्प्लॉयज थे उन्हें कई महीनों से सैलरी भी नहीं मिली थी। कैनरा बैंक और डीडी नेशनल भी बिग बी के ऊपर पैसे वापस लौटाने का दबाव बना रहे थे और नौबत यहाँ तक आ गई कि लोग उन्हें उनके बंगले प्रतीक्षा को बेचने तक का सजेशन देने लग गए थे। कई लोगों ने तो उन पर केस तक कर दिया। इसके बाद बिग बी बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे और यह आश्वासन दिया कि मैं सबका पैसा धीरे धीरे वापस लौटा दूंगा। ऐसे में कोर्ट ने बिग बी को उनका बंगला तब तक ना बेचने को कहा जब तक कैनरा बैंक का कर्जा ना चुक जाए। सो उन्होंने अपना बंगला प्रतीक्षा सहारा इंडिया फाइनेंस को गिरवी रख दिया और उससे जो पैसे मिले उससे उन्होंने थोड़ा बहुत कर्जा चुकाया। लेकिन कर्ज की रकम लगभग 90 करोड़ पहुंच चुकी थी, जो उनके बंगले को गिरवी रखकर पूरी नहीं की जा सकती थी। और ये सारी चीजें बिग बी की फैमिली को भी परेशान कर रही थी। उस वक्त अभिषेक बच्चन बॉस्टन यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे थे, लेकिन पैसे और काम की कमी की वजह से वो अपने पिता को हेल्प करना चाहते थे। सो उन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में ड्रॉप किया और घर चले आए ताकि वो अपने पिता अमिताभ बच्चन की हेल्प कर सके।
दोस्तों, अभिषेक बच्चन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उस दौरान एक दिन उनके पिता ने उन्हें अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि जब कामयाबी पाने के बाद आपके काम में प्रॉब्लम आने लगे तो वापस वही काम करना पड़ता है, और ऐसा कहकर उनसे पूछने लगे कि क्या मैं सही कह रहा हूँ। यानी कि अगर लोग मुझे एज एन एक्टर देखना पसंद करते हैं और मैं एक एक्टर हूँ तो मुझे एक्टिंग फिर से शुरू करनी चाहिए। और ऐसा कह के वो फटाफट तैयार हुए और पैदल ही अपने दोस्त फिल्म डायरेक्टर यशराज चोपड़ा के घर पहुंच गए और उनसे कहा कि अभी मैं बहुत मुश्किल में हूं और मुझे काम की जरूरत है, अगर आपके पास कोई काम है तो प्लीज़ मुझे दे दो। सो उस वक्त यश चोपड़ा शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय को लीड में लेकर मोहब्बतें फिल्म बना रहे थे, जिसमें उन्होंने बोमन ईरानी का रोल बिग बी को दे दिया। इस फिल्म में वो ऐश्वर्या राय के पिता के रोल में नजर आए और साल 2000 में आई फिल्म मोहब्बतें में अमिताभ बच्चन अब नायक से खलनायक बन गए और उनका डायलॉग परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन पूरे भारत में लोगों की जुबान पर चढ़ गया। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। जिसके बाद दोस्तों एक बार फिर से बिग बी की किस्मत का सितारा बुलंद हुआ। इसके अलावा स्टार प्लस और सोनी एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर एक टीवी शो लेकर आए जिसका नाम था कौन बनेगा करोड़पति। दोस्तों ये एक ब्रिटिश शो हु वांट टू बी मिलियनियर के जैसा था। इसे बिग बी ने होस्ट किया और इस शो के लिए उन्होंने लगभग 25 लाख चार्ज किए थे और उनका यह शो काफी पॉपुलर हुआ, जिससे उनकी खोई हुई सारी दौलत और शोहरत वापस मिल गई। बिग बी ने अपने सारे कर्जे उतार दिए और कैनरा बैंक, जिसने उनके खिलाफ बॉम्बे कोर्ट में केस किया था, उसने भी पैसे मिलने के बाद अपना केस वापस ले लिया और बिग बी एक बार फिर से अपने फिल्मी करियर पर ध्यान देने लग गए। और उस आने वाले कुछ सालों में उन्होंने कुछ ऐसी फिल्मों में काम किया जैसे पा, बुढ़ा होगा तेरा बाप, सरकार वगैरह वगैरह। इन फिल्मों को देखकर बॉलीवुड में जवान एक्टर को ही लीड रोल देना चाहिए, इसकी परंपरा और नजरिया दोनों ही बदल गए और इस तरह बिग बी ने वो मुकाम हासिल किया जो वो पाना चाहते थे। दोस्तों आज वो सदी के महानायक हैं। उनकी इस कहानी से दो चीजें सीखने को मिलती है। सबसे पहला, किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले हमको प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए। अगर प्रॉपर रिसर्च नहीं की जाती तो आने वाले टाइम में बुरा परिणाम देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज, जिस काम ने या फिर बिजनेस ने हमें बुलंदियों तक पहुंचाया है उसे कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। हो सकता है उसके साथ हम कुछ और काम शुरू कर दें या बिजनेस शुरू कर दें, लेकिन उसे कंटिन्यू जरूर करना चाहिए। सो दोस्तों ये थी एबीसीएल के शुरू होने से लेकर खत्म होने तक की पूरी कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।